अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स का सेकंड टॉपिक है मॉलिक्यूल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटम और एटम का एविडेंस, ठीक है, एविडेंस ऑफ एटम एंड एटम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी प्योर सब्सटेंस का। कोई भी आपके पास प्योर सब्सटेंस है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल, वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। अच्छा जी, आपको पता है मैटर जो है दुनिया में हर चीज़ जिसका वजन हो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह घेरती हो, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ऐसे ही सब लोग एग्री करते हैं। अब वो अगर मैटर किसी प्योर फॉर्म में पाया जाए तो वो क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है सब्सटेंस, ठीक है ना। तो वो सब्सटेंस किस चीज़ से मिलकर बनेगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। तो इसलिए कह सकते हैं मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? सब्सटेंस का, जो कि इंडिपेंडेंटली मतलब सेपरेटली अलहदा से एग्जिस्ट इस दुनिया में करता है। क्यों? क्योंकि जब एटम आपस में मिलते हैं, एटम केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है जी? मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। अब जब एटम आपस में मिलेंगे तो वो स्टेबल होंगे। जब एटम स्टेबल होंगे, जाहिर सी बात है, तो एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आगे इसकी बात करता है कि इट में कंटेन वन और मोर एटम। मॉलिक्यूल्स के अंदर कम से कम एक एटम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। इसके अंदर फिर उसके बाद एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। इसके अंदर टर्म इस्तेमाल होती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे वो क्या कहलाएगा? एटॉमिसिटी उसकी। देखें, अगर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, देखें H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो दिख रहे हैं हमें कितने एटम है? दो जो है वो इसके अंदर क्या मौजूद है? दो हाइड्रोजन एटम है। इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई जी? इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी जी? 3 होगी, ठीक है। तो एटॉमिसिटी जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी। अब आती है मॉलिक्यूल की टाइप्स। मॉलिक्यूल की टाइप्स कितनी होती हैं? मॉलिक्यूल की टाइप्स दो बुनियादों पर है। पहली बुनियाद क्या है? पहली बुनियाद है जी नंबर ऑफ एटम। पहली बुनियाद क्या है? नंबर ऑफ एटम, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं? मॉलिक्यूल की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज मोनो एटॉमिक, नंबर 2 इज डाइएटॉमिक, नंबर 3 इज ट्राई एटॉमिक, और यहाँ पर एक और इस्तेमाल होती है विच इज पॉली एटॉमिक। यानी कि ये कौन सी है? ये इसकी 4th टाइप है, पॉली एटॉमिक। तो नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एटम होगा, नाम से ही जाहिर है मोनो मतलब एक एटम, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एटम होगा तो वो क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल आपके सामने क्या होगी जी? हीलियम होगी, He, हीलियम। हीलियम क्या है जी? हीलियम एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हीलियम ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ना ही किसी के साथ जो है वो क्या करेगा? कंबाइन करेगा, क्योंकि ये सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट है, इसलिए खुद ही एटम है और खुद ही मॉलिक्यूल है। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? ये इट इज़ कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 एटम्स पर मुश्तमिल होगा तो उसको क्या कहेंगे? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमारे पास इसकी होगी जी H2, ठीक है। उसके अलावा O2, ये किसकी एग्जांपल है जी? डाइएटॉमिक की एग्जांपल। ट्राइएटॉमिक, अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम पर मुश्तमिल होगा, जैसे एग्जांपल है जी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की, ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल की जो है वो आगे फर्दर टाइप्स हैं। फर्दर टाइप्स अब किस बुनियाद पर है? नेचर ऑफ एटम की बुनियाद पर। अब नेचर ऑफ एटम की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज होमो एटॉमिक एंड नंबर 2 इज हेटेरो एटॉमिक, ठीक हो गया। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल Cl2O3P4
S8 ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरे हाइड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होंगे वो हो क्या होंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि HCl, NH3, H2SO4, C6H12O6 विच मीन्स ग्लूकोज। ठीक है ना। उसके बाद मॉलिक्यूल्स की और टाइप्स हैं। अब किस बुनियाद पर टाइप्स हैं, अब जो है वो साइज़ की बुनियाद पर। ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है ना, वो क्या कहलाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल। अब साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम के ऊपर। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स ज़्यादा होंगे उतना जो है वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा होगा। और दूसरी चीज़ किस चीज़ के ऊपर, दूसरी ये बात किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, शेप के ऊपर। अगर मॉलिक्यूल की शेप बड़ी होगी तब भी जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो बिगर कंसिडर किया जाएगा। अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तब भी वो बिगर कंसिडर किया जाएगा। तो वो जो बिगर मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा जी, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है ना। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका साइज़ बड़ा होगा यानी कि जिसके अंदर एटम ज़्यादा होंगे वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो थोड़े होंगे, साइज़ छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसका क्या काम है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करवाना, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुँचाना किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक हो गया। अब हर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल तकरीबन 10,000 एटम पर मुश्तमिल होता है। कितने एटम पर, 10,000 एटम पर। देखें कितना बड़ा इसका साइज़ है, 10,000 एटम पर मुश्तमिल होगा। अगर इसका हाइड्रोजन की निस्बत देखा जाए, अगर हाइड्रोजन एटम की निस्बत देखा जाए या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की निस्बत देखा जाए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की निस्बत देखा जाए इसका साइज़, तो इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 68,000 टाइम्स बड़ा होता है किससे, हाइड्रोजन एटम से। किसका, हीमोग्लोबिन का। तो देखें हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको ये टॉपिक। इसके अंदर से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs क्या होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इसका पहला क्या है जी, मॉलिक्यूल। ठीक है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिसिटी। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और उसकी एक एग्जांपल। ठीक हो गया। उसके बाद MCQs क्या पूछे जा सकते हैं, MCQs के हीमोग्लोबिन कितने एटम पर मुश्तमिल होता है और इसका साइज़ जो है वो कितने गुना जो है वो हाइड्रोजन एटम से हैवियर होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आयन। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे आयन क्या होता है, आयन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, आयन बनता कैसे है, आयन की जो टाइप्स हैं वो कैसे बनती हैं, किस टाइप को बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, आयन की कौन सी टाइप को बनने के लिए जो है वो एनर्जी लूज़ करनी होती है, एनर्जी रिलीज़ करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आयन क्या होता है, आयन बेसिकली ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक है ना। यानी कि कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें, आयंस ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। अच्छा जी, सवाल ये है कि आयन बनता कैसे है। आयन बनेगा तब जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा या वो किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है ना, उस वक्त क्या बन जाता होता है, आयन बन जाता होता है। आयन की टाइप्स की बात करें तो आयन की टाइप्स जो हैं कितनी है जी, आयन की टाइप्स दो हैं। आयन की दो टाइप्स हैं। ठीक है ना, नंबर 1 इज कैटाइन एंड नंबर 2 इज एनाइन। ठीक है, कैटाइन को हम क्या नाम देते हैं, कैटाइन को पॉजिटिव आयन भी कहा जाता है। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस वक्त कौन सा आयन बन जाता है, उस वक्त पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। न्यूट्रल एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल, ये ए पॉजिटिव, जब आपके न्यूट्रल एटम ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो ये क्या बन गया, कैटाइन बन गया ए पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आयन बन गया। अब कैटाइन के ऊपर कहता है
+1 चार्ज भी हो सकता है, +2 चार्ज भी हो सकता है, +3 चार्ज भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, उसके ऊपर चार्जेस भी हो सकते हैं, +1 +2 +3 एक चार्ज भी हो सकता है, या उसके ऊपर 2 चार्ज 3 चार्ज या 3 चार्ज हो सकते हैं, एटसेट्रा जितने भी हों। ठीक हो गया। अब जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है ना। जब एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कितने आ जाएंगे? 2 चार्जेस आ जाएंगे पॉजिटिव। जब कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कितने चार्जेस आ जाएंगे? 3 चार्जेस आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस एटम के ऊपर या किसी आयन के ऊपर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम, कि जितने उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उतने उसके ऊपर क्या होंगे? नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। अगर किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस भी 2 मौजूद होंगे। अब सवाल यह है कि इस अमल को करने के लिए यानी कि पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। अच्छा जी, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सवाल आ सकता है वाई द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। हम जानते हैं किसी भी एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हो तो उसको एक एनर्जी दी जाती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जाहिर सी बात है ना, जब भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जिस रिएक्शन में हम एनर्जी दे रहे हैं उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो है वो कैटाइन की फॉर्मेशन या पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सवाल यही यहाँ से बनता है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन जो है वो कौन से हैं? मेटल है। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाता है? कैटाइन बनाता है, क्योंकि मेटल की कैपेबिलिटी होती है कि मेटल ने हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है? लूज करना होता है। बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज। ये वो स्पीशीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है? लूज करना होता है। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है वो बात हो गई पॉजिटिव आयन की। अब आगे हम देखेंगे नेगेटिव आयन के बारे में। ठीक हो गया, या एनाइन के बारे में। अच्छा जी, आगे है जब कोई न्यूट्रल एटम किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन, मतलब वो क्या बन जाता है? एनाइन बन जाता है। ये देखें आपके सामने, ये न्यूट्रल एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और ये क्या बन गया है? एनाइन बन गया है। अब इस केस के अंदर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड होने के लिए एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। वहाँ से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। अब इसी वजह से इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ से सवाल क्या बनता है? व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि आपके एनाइन की फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है वो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयन जो है वो कौन कौन से हैं? वो होते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती हैं ना, जब वो आयन बनाती है ना तो वो क्या होते हैं? वो एनाइंस होते हैं। ठीक हो गया। अब कैटाइंस और एनाइन की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। कैटाइन और एनाइन जो है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं न्यूट्रल एटम से। ठीक है, न्यूट्रल एटम से इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब एनाइन ने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को अट्रैक्ट करना होता है, जबकि कैटाइन ने नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को अट्रैक्ट करना होता है। लेकिन जो एटम होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है जी? न्यूट्रल होता है। वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में मौजूद होता है।
अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन की कुछ एग्जांपल हैं विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होगा। अब ये ग्रुप ऑफ एटम का कंसेप्ट समझ लें। अगर कोई जो है वो ना ग्रुप ऑफ एटम हो और उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उस वक्त उसको क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। ठीक हो गया। अगर ग्रुप ऑफ एटम हो और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या कहेंगे, रेडिकल। जैसे कि OH नेगेटिव, ये भी रेडिकल है, ठीक है ना। ये कार्बोनेट, ये भी रेडिकल है। सल्फेट, ये भी नेगेटिव रेडिकल है। फास्फेट, ये भी रेडिकल है। ये सारे आइंस क्या है, ये रेडिकल्स हैं, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव आइन जो है, ये भी जो है वो ग्रुप ऑफ एटम है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो जो है NH4 पॉजिटिव। और कुछ कार्बोकटाइंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं CH3 पॉजिटिव, ठीक है ना। ये कार्बोकटाइन है, ठीक हो गए। जितने भी कार्बोकटाइन हो गए, उसके अलावा NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आइन, ये क्या है, सारे पॉजिटिव आइन की एग्जांपल हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। इसमें से जो बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताया है, पहले आइन, ठीक है, उसके बाद कैटाइन और अनाइन में डिफरेंस, या पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन में डिफरेंस। और सवाल आ सकता है हाउ कैटाइन्स आर फॉर्म्ड, और दूसरा सवाल आ सकता है हाउ अनाइंस आर फॉर्म्ड। आगे सवाल पूछा जा सकता है व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन या फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सारी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो में जो है वो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।